नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेक्शन 124 कैपिटल ए इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, जिसको राजद्रोह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसको देशद्रोह के रूप में परिभाषित किया गया है। इस धारा पर हम सुबह से सुन रहे होंगे, कई सारे न्यूज़ चैनलों पर खूब सारी डिबेट इस बात की चल रही है कि ये हमारे कांग्रेस कह रही है कि हमने मैनिफेस्टो में रखा था, बीजेपी कह रही है कि हनुमान चालीसा पर अगर ये लगेगा, धारा 124 से लगाई जाएगी तो इस पर पुनर्विचार करना मजबूरी है। मैं आपको बताऊं कि आखिर अदालत में क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा कि देशद्रोह के कानून का संवैधानिक पक्ष क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले न्यायालय उस पर कैसे टिप्पणियां कर चुका है, और मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर केंद्र सरकार, जहां तक मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस विषय पर किस स्तर पर सोच रही है या क्या सोच सकती है। देखिए, एक बात तो ये है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि ये अजमानती आरोप अपराध है। दूसरी बात ये भी है कि कम से कम इसमें 3 वर्ष की सज़ा होती है। अगर सज़ा होती है, सब पाया जाता है तो कम से कम 3 वर्ष की सज़ा है, नहीं तो उम्र कैद तक की सज़ा है। इसके ऊपर फाइन भी है। और एक बात और है कि ये ऐसा कहा जा रहा है कि कॉलोनियल टाइम का है। कॉलोनियल टाइम का मतलब है जिस समय ब्रिटेन का कब्जा भारत पर था उस समय ये 1870 यानी कि 19वीं सदी के 70 के दशक में ये लागू किया गया था, जबकि ओरिजिनल इंडियन पीनल कोड में नहीं है। ओरिजिनल इंडियन पीनल कोड में आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओरिजिनल में अगर होता तो इसके पास एक स्पेसिफिक नंबर होता। इस धारा के पास स्पेसिफिक नंबर नहीं है, इसलिए 124 कैपिटल ए के रूप में लगाया गया, यानी कि बाद में ऐड करके लगाया गया। ये बात जगजाहिर दिखाई पड़ती है। इंडियन पिनल कोड का निर्माण मैकॉले ने किया था। उस समय मैकॉले का मानना ये था कि भारत में जो संत परंपरा है, भारत में जो गुरुकुल परंपरा है, भारत की जो स्थापित परंपराएं हैं, भारत जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित किए हुए है, बौद्धिक संपदा रखे हुए है, अगर इन बौद्धिक संपदाओं को नष्ट न किया गया तो फिर भारत पर हुक्म नहीं किया जा सकता, भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। मैकाले का मानना, मैकाले एक एजुकेशन कमीशन और बाद में लॉ कमीशन बनकर आया था, इसलिए एजुकेशन में अमूल चूक परिवर्तन के लिए उसने काम किया और लॉ कमीशन बनकर उसने कानून का निर्माण किया। और इस कानून का निर्माण करते समय उसके मस्तिष्क में ये बिल्कुल बात रही कि जिस समय हम इस व्यवस्था को भंग करेंगे उस समय इन लोगों के खिलाफ मुकदमे होंगे और ये लोग विरोध करेंगे, हिंदुस्तान विरोध करेगा, और भारत का हिंदू समाज अगर विरोध करेगा तो फिर इसके लिए पीनल लॉज यानी कि दंडिक विधियों की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि बहुत सारे संसार के कानून, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस ये कहते हैं कि संसार में सबसे पहले पीनल लॉ अगर कोई लेकर आया था तो वो भारत में मनु लेकर आया था, इसीलिए मनु को पीनल लॉज का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। यानी कि आज से लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले भी भारत में पीनल लॉज थे और उनमें भी देशद्रोह को परिभाषित किया गया था। उसमें भी देश के विरुद्ध और मानवता के विरुद्ध काम करने वालों को दंडिक विधियों के द्वारा दंड देने का प्रावधान था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सेडिशियस लॉ जो हैं वो केवल ब्रिटिश के आने के बाद हुए। हुआ ये था कि जिस समय मैकॉले ने इस इंडियन पीनल कोड को फॉरवर्ड किया उस समय उसने भी देशद्रोह रखा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में देशद्रोह का कानून था, लेकिन भारत को चूंकि अंग्रेज देश ही नहीं मानते थे और ये मान के चलते थे ये हमारी एक कॉलोनी है, इसमें देशद्रोह के कानून की क्या आवश्यकता है, इसका क्या द्रोह होगा, इसलिए यहाँ पर राजद्रोह होना चाहिए। यानी कि जो राज्य करने वाला शासन है उसका द्रोह की परिभाषा तो होनी चाहिए, लेकिन देशद्रोह की परिभाषा नहीं होनी चाहिए। इस कन्फ्यूज़न में ही वो उस समय नहीं लेकर आया, लेकिन जब स्टीफन यहाँ पर सेकंड लॉ कमीशन बनकर आया तो उसने 1870 में राजद्रोह को प्रपोज कर दिया और भारत में राजद्रोह का कानून आ गया। अब उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां में बहुत फ़र्क है, लेकिन हाँ ये तो है कि पूरा देश, मुझे लगता है 90 नहीं 95%, 90% अगर मैं ना कहूँ तो 80% जो बहुसंख्यक समाज है वो तो ये मान के चलता है कि देशद्रोह का कानून होना चाहिए। देशद्रोह की जो घटनाएं भारत में होती हैं,
क्योंकि पाकिस्तान निर्माण के बाद पाकिस्तान समर्थित, खालिस्तान समर्थित लोग भारत में बड़ी संख्या में हैं और ये इस तरह के काम और कारनामे करते रहते हैं। तो इनको कानून से प्रतिबंधित करने के लिए, इनको कानून के तहत दोषी ठहराने के लिए, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई तो कानून चाहिए। इसलिए सेडिशियस लॉ आवश्यक है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सेडिशियस लॉ के मामले में सन 1961 में एक पिटिशन कोर्ट में आई थी, जिसमें कोर्ट ने इसको इवेल्युएट किया था और इवेल्युएट करते समय कोर्ट ने इसमें कहा था कि ये जो मामला है इसका लिमिटेड इस्तेमाल होना चाहिए, इसका व्यापक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये उस समय कह के रखा था। इस बात के भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सेक्शन 124 कैपिटल ए को चैलेंज किया गया। सबसे पहले जैसे मैंने कहा 1962 का केस है, उसमें केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसकी बहुत सारी चर्चाएं हमारे देश में होती ही रहती हैं, जिसमें उसने साफ कहा कि इसका लिमिटेड इस्तेमाल होना चाहिए और एक्सेप्शनल मामलों में ही, यानी कि अपवादित मामलों में ही देशद्रोह का इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा ही कानून, यानी कि न्यायालय में जिस समय केस जाएगा उस समय न्यायालय इस रूलिंग को अभी भी अप्लाई करता है। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जो सरकारें बैठती हैं वो सरकारें मुकदमा लगाते समय इसका कैसे इस्तेमाल करती हैं। अब कन्हैया कुमार अगर कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और अगर जेएनयू में बहुत सारे ऐसे लोग जो कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, जो देश में चिकन नेक जिनको दिखाई देती हो, जिनको चिकन नेक काटने का सपना पाल लिया हो, जिनको दारुल इस्लाम बनाने का सपना पाल लिया हो, जिनको ये सपना आता हो कि हिंदुस्तान पर हमने 600 वर्ष शासन किया, यानी कि उनकी माताओं बहनों के साथ गलत करने वाले आक्रांताओं ने शासन किया हो, जिनके विषय में वो अपने आप को कहते हैं कि हमने वो संप्रदाय स्वीकार कर लिया है और अब हम उसको मानने वाले हैं, ऐसे लोग भारत में जब उपद्रव मचाएं तो क्या इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसी प्रक्रिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी प्रक्रिया आई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस समय ये कह के मना कर दिया कि इसको संवैधानिक दर्जा नहीं देना चाहिए, इसको पीनल लॉज में पड़ा हुआ है, पीनल लॉज में जाना चाहिए। कोर्ट में मुकदमे इस बात के भी आए कि आर्टिकल 19(1)(a और सेक्शन 124 कैपिटल ए, आर्टिकल 19(1)(a जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है, यानी कि मुझे बोलने का अधिकार है। अब एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुझे बोलने का अधिकार है और दूसरी तरफ मैं बोलता हूं तो फिर मेरे ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह लगाते हैं। ये कैसा न्याय है? सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर बहुत सारे केसेस जा चुके हैं, जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 124 कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं है, यानी कि आर्टिकल 19(1)(a का उल्लंघन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बेस, सेक्शन 124 कैपिटल ए का बेस जो दिया हुआ है वो आर्टिकल 19(2) में दिया हुआ है, और आर्टिकल 19(2) ये कहता है कि आर्टिकल 19(1)(a में जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो देश की इंटीग्रिटी, देश की सॉवरेंटी के खिलाफ नहीं है। सब सॉवरेंटी के स्तर पर आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार नहीं, यानी कि भारत की मॉरलिटी, भारत की स्टेबिलिटी, भारत की इंटीग्रिटी और भारत की सॉवरेंटी, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता और भारत के अंदर का जो सद्भाव है उसको बिगाड़ने का प्रयास अगर कोई करता है तो फिर उसको उस बयान पर, उसके उस स्टेटमेंट पर आर्टिकल 19(1)(a का प्रोटेक्शन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई कानून, जब आपको प्रोटेक्शन नहीं है, आप ऐसा काम करते हैं, सॉवरेंटी के खिलाफ काम करते हैं, यानी कि संप्रभुता के खिलाफ काम करते हैं, देश की अखंडता के खिलाफ काम करते हैं, देश में इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, सिस्टम भंग करना चाहते हैं, संविधान का शासन नहीं मानना चाहते हैं, तो ऐसी पोजीशन को ही सेडिशियस लॉ कहते हैं। तो कानून की आवश्यकता तो पड़ेगी। इसलिए कानून की आवश्यकता अगर है तो फिर हमें कोई ना कोई कानून चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि इसका मिसयूज़ बहुत लोग करते आए। यहाँ तक कि हमने देखा होगा कन्हैया कुमार एंड कंपनी ने जिस समय स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट, वो वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो की फॉरेंसिक हो गई, फॉरेंसिक में वो वीडियो सही पाया गया और उस पर पुलिस ने चार्जशीट 124(a) की बना दी, 159 की बना दी और 153(a)(b) की बना दी। लेकिन दिल्ली में बैठे केजरीवाल जी, जिनके
टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में मामला आता था, पुलिस भले ही उनके पास ना हो लेकिन सैंक्शन तो वही देंगे, और उन्होंने उस पर सैंक्शन लंबे समय तक नहीं दिया। जब न्यायालय ने बारंबार उनसे कहा, जब बारंबार लोगों ने दबाव बनाया, तब फिर उन्होंने उस पर सैंक्शन दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि देशद्रोह का कानून होना चाहिए। मैं उसका पक्षधर हूँ कि इस तरह की व्यवस्था होनी ही चाहिए कि अगर याकूब मेनन कोई ऐसा काम करता है, अगर अफजल गुरु ऐसा कोई काम करता है, यदि उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो क्यों नहीं हमें देशद्रोह का कानून चाहिए। अगर हम एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना सकते हैं, अगर हम देश के विरुद्ध विदेशी शक्तियों को देशद्रोही एनिमी घोषित कर सकते हैं, शत्रु घोषित कर सकते हैं, तो उनके समर्थन में बैठे अंदर के लोगों को हम देशद्रोही क्यों नहीं कह सकते, जो उनको किसी न किसी प्रकार से समर्थन देते हैं। लेकिन ऐसा भी कहना है कि जब आपने NIA एक्ट बना हुआ है, जब आपके पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना हुआ है, NSA रखा हुआ है, तो फिर उसमें ये सारी व्यवस्थाएं हैं ही, तो फिर क्यों सेडिशियस लॉ को लाना। सुप्रीम कोर्ट में ये PILs के माध्यम से चैलेंज हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट में एडिटर गिल्ड्स ने इसको चैलेंज किया और ये कहा कि भाई हमको आर्टिकल 19(1)A में फंडामेंटल राइट है, और दूसरी तरफ आप ये भी लगा रहे हैं। दूसरी बात जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या आई, वो आई नवनीत राणा, जो कि एक MP हैं, उनके पति एक MLA हैं। वो अगर महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा करते हैं, ये कहते हैं कि लाउड स्पीकर के अगेंस्ट में, नमाज के अगेंस्ट में हम कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा करेंगे, अगर उनको अधिकार है तो हमको भी अधिकार है, तो ऐसी महाराष्ट्र की सरकार इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगाती है, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं उतरवा पाती, लाउड स्पीकर्स पर बैन नहीं लगवा पाती, रोड पर अजान और नमाज पर बैन नहीं लगवा पाती। ऐसी सिचुएशन में जब तुष्टीकरण की राजनीति हो रही हो और हनुमान चालीसा, हनुमान जी के नाम को लेने के लिए अगर इस प्रकार का कुछ प्रश्न खड़ा किया जा रहा हो या मुकदमा सेडिशन का लगाया जा रहा हो, यानी कि भारत में हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह की संज्ञा में लाने की कोशिश की जा रही हो, तो हमने सुना होगा कि हनुमान चालीसा के मामले में कहा गया है कि प्रात लेई जो नाम तुम्हारा, तादिन ताइन मिलई आहारा, यानी कि प्रातः हनुमान जी का नाम भी अगर लेता है, जिस समय वो भगवान राम की पूजा कर रहे होते हैं, उस समय अगर हनुमान जी का नाम लिया जाए तो उसको उस दिन आहार नहीं मिलता, यानी कि वो भोजन नहीं देते। भगवान की ऐसी महिमा है, इसलिए हनुमान जी की पूजा सुबह सुबह हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार नहीं की जाती है, क्योंकि वो भगवान राम की सेवा कर रहे हो। जब हनुमान जी का इतना प्रभाव है और उनको वरदान है कि वो कलयुग में वही एक सार्थक देवता रहेंगे, तो ऐसे हनुमान जी की चालीसा करने पर अगर देशद्रोह लगेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का हिलना स्वाभाविक है, केंद्र सरकार का झुकना स्वाभाविक है, और देश में ये जो हो रहा है वो होना स्वाभाविक है। क्रेडिट चाहे बीजेपी ले, चाहे क्रेडिट कांग्रेस ले, हकीकत तो ये है कि इसमें राम राज्य की तरफ देश बढ़ रहा है और हनुमान जी एक शाश्वत शक्ति भारत में हैं, और उनके नाम पर अगर इस प्रकार की गतिविधियां चलाई जाएंगी, उनका नाम लेने पर अगर देशद्रोह लगाया जाएगा, तो शाश्वत शक्तियां आपका सपोर्ट करेंगी, केवल हमको रोड पर निकलकर हमको न्यायालय तक पहुंचना है। इसलिए न्यायालय में गया कोई हो, न्यायालय में पक्ष किसी ने रखा हो, न्यायालय में बात किसी ने रखी हो, लेकिन हनुमान चालीसा पर ऐसा आया। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने उनसे कहा, अब दो इसके कानूनी पक्षों को लेना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट 124A को निरस्त कर देता है, जैसे उसने 303 को निरस्त कर रखा है, इस समय इंडियन पिनल कोड में धारा 303 कोई धारा नहीं है, जबकि लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानता। वैसे ही अगर उसने 124A को मानने से मना कर देगा, तो फिर केंद्र सरकार के सामने धर्म संकट पड़ जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कोई कानून लाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से कोई कन्फ्लिक्ट करे या ना करे। ऐसी सिचुएशन में अच्छा तरीका ये था कि केंद्र सरकार ने नवनीत राणा के केस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम इसको रिव्यू करने को तैयार हैं और हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, इस पर हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे।
मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, मैं लॉ मिनिस्टर होता या मेरे से सहयोग केंद्र सरकार इस विषय पर ले रही होती, तो हम कहते हैं कि हमको सेडिशियस एक्ट पूरा बना देना चाहिए और उसमें एक एक चीज माइन्यूटली डिफाइन कर देनी चाहिए। सेक्शन 124 कैपिटल ए जो अंग्रेजों ने बना कर रखा था, जिसमें बहुत बड़ा स्पेस है कि वो उसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों ही किसी प्रकार से भी अपने अंदाज में कर सकते हैं, वो बात अब नहीं रहनी चाहिए। अब उसका क्लियर कोडिफिकेशन होना चाहिए, उसके एक एक प्रावधान को खुलकर कहना चाहिए कि अगर भारत की इंटीग्रिटी, भारत की अखंडता खतरे में आती है और आपके किसी कृत्य की वजह से अखंडता बिगड़ती है किसी हिस्से में, जैसे जम्मू कश्मीर में कोई इंसर्जेंसी का ऑपरेशन और इंसर्जेंसी करने का प्रयास हो रहा हो, जैसे केरला में कुछ काम हो रहा हो, जैसे बंगाल में इस तरह की कोई गतिविधि चल रही हो, जैसे पंजाब में इस तरह की गतिविधि चल रही हो और वो गतिविधि सामने आती है जो कि भारत की अखंडता के लिए खतरा है, तो फिर वो देशद्रोह होना ही चाहिए। दूसरा ये भी है कि भारत की संप्रभुता पर अगर प्रश्न खड़ा होता है, यानी कि भारत को बदनाम करने का प्रयास संसार के दूसरे मंचों पर किया जाता है और भारत को किसी न किसी प्रकार से कटघरे में खींचा जाता है, भारत की संप्रभुता पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में भी देशद्रोह का कानून होना ही चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना ही चाहिए। मैं केवल 124A की बात नहीं करता, मैं लगातार कहता ही हूँ और वो बात आप पिछले 10 साल में कई बार मैंने बहुत सारे इंटरप्रिटेशन 10-12 साल में करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में जो कानून है इनका क्लियर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए और इस क्लियर इंटरप्रिटेशन में जो धारा बनी हुई है उस धारा पर अभी तक के अगर 10 बड़े मेजर जजमेंट हैं और जिनमें कोई फाइंडिंग या रूलिंग आई है तो वो क्यों ना उसके साथ लिखा जाए, ताकि ये जो भारत का कानून लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन है, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन कहते हैं भारत का कानून वकीलों के लिए स्वर्ग है, यानी कि इधर चित्त भी मेरी पट भी मेरी टैया मेरे बाप का, ऐसा एक बात कही जाती है। यानी कि कोई कॉइन फेंका जाए तो जो हेड है वो भी मेरा, टेल है वो भी मेरा, क्यों? क्योंकि ये तो मेरे पिताजी का कॉइन है, इसलिए ये मेरा, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। ऐसा जो बात आती है उसमें एक बात सामने निकल कर आनी चाहिए। मुझे लगता है कि उस पर जो लॉयर्स एक्स्ट्रोवर्जन है उससे निकालकर क्लियर प्रावधान, अगर इंडियन पिनल कोड में 511 धाराएं हैं जिसमें 303 को नहीं मानते या कुछ और को हम मानते नहीं मानते वो अलग बात है, कुछ रिपील कर दी होंगी, तो इनमें जो आज का इंटरप्रिटेशन है वो केवल बेरक्ट का नहीं, उसके अतिरिक्त भी उसके एक्सप्लेनेशंस उसी में लिखे जाने चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि जो हिंदुस्तान में अभी तक वकीलों का एक्स्ट्रोवर्जन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना कानून किताब में लिखा है, जितना कानून बेरक्ट में लिखा, उससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस लोग निकाल कर लाते हैं, मालूम पड़ा कि 10 साल पुराना एक इंटरप्रिटेशन निकाल कर किसी कोर्ट में रख दिया और अगर सामने वाले वकील के पास उसके बाद का कोई लॉ नहीं है तो फिर वो 10 साल वाला मान लिया जाता है और 10 साल पुराने लॉ के ऊपर हो सकता है कि रूलिंग आ चुकी हो सकता है उस पर उसको ख़त्म कर दिया हो, लेकिन अगर लॉयर को नहीं मालूम, अगर जज को नहीं मालूम, तो फिर 10 साल पुरानी जो रूलिंग आई थी वही एप्लीकेबल हो जाएगी। तो क्यों ना लॉयर्स एक्स्ट्रोवर्जन ख़त्म करते हुए भारत में जितने कॉलोनियल लॉज हैं उन सभी का री इंटरप्रिटेशन, री राइटिंग होनी चाहिए। हालांकि मोदी सरकार ने इस पर पहल की है और इस पहल में सरकार ने लगातार कोशिश ये की है कि जो ऐसे कानून जिनका कोई औचित्य नहीं बनता है, ऐसा उनका कहना था, 1400 या 1500 कानूनों को वो रिपील कर चुके हैं और राज्यों से भी, अभी आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर्स की बैठक में बोल रहे थे, उन्होंने स्पेशली आग्रह किया राज्यों से कि आप अपने यहाँ जो राज्यों के द्वारा कानून बनाए गए हैं और जिनका रेलिवेंसी अब नहीं बनती उनको रिपील करिए क्योंकि उनका मिसयूज़ हो रहा है। केंद्र ने भी रिपील किए हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि हम काम कर रहे हैं कि ऐसी भाषा में बेरक्ट लिखे जाएं जो सामान्य, जो कानूनी भाषा के अलावा, यानी कि जो लीगल लैंग्वेज होती है, लीगल लैंग्वेज देखने में अंग्रेजी की तरह लगती है लेकिन वो लीगल लैंग्वेज अलग होती है जिसमें लैटिन मिक्स होती है, जिसमें फ्रेंच मिक्स होती है, जिसमें इंग्लिश मिक्स होती है और बहुत सारी भाषाएं रोमन मिक्स होती है। ऐसे शब्दों का
जाल रहता है और उससे आज भी उसको उसी लीगल लैंग्वेज में लिखा जाता है। लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये इंग्लिश लिखा है, लेकिन वो लीगल लैंग्वेज होती है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति या बहुत इंटेलिजेंट इंग्लिश को जानने वाला व्यक्ति भी उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें लैटिन और रोमन के शब्द होते हैं। तो क्यों ना उसको भारतीय शब्दों में साथ में इंटरप्रिटेशन किया जाए, और या उसको भारतीय भाषा में, एक कानूनी भाषा एक तरफ हो और दूसरी तरफ भारतीय सामान्य भाषा में हो। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बैठक में, जो चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस की बैठक थी, उस कार्यक्रम में उन्होंने ऐसा आग्रह किया, क्यों ना हम ऐसा करें। तो मुझे लगता है कि रीराइट ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में है, राज्य सरकारों को वो बोल रहे हैं। जिस समय वो केंद्र का ऐसा कोई फॉर्मूला बना लेंगे, पहले रिपील कर चुके हैं, इसके अलावा वो सरलीकरण जिस समय कर लेंगे, उस समय हमारे देश में इंटरप्रिटेशन करना आसान हो जाएगा और कानूनों का जो झमेला है, ये झमेले से आम आदमी को राहत मिल जाएगी। मैंने भी ये जो इंटरप्रिटेशन में डी के दुबेज लीगल इंटरप्रिटेशन करके आपको बोलता हूँ, उसका मुख्य कारण मेरे समझ में जो आया कि कानूनी भाषा कठिन है। और जब मैं पढ़ते समय, जब मैंने कानून पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था, और उसके बावजूद अभी भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए अपने को कभी कभी दिन भर पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पकड़ना पड़ता है। खासतौर से पिछले 15 वर्ष से ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने 5 से 7 घंटे कानून पढ़ा ना हो। रोज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ता हूँ, उन्हीं जजमेंट्स के आधार पर अपने स्टूडेंट्स को आगे इंटरप्रेट करके सरल भाषा में, आसान भाषा में बताता हूँ। लेकिन सामान्य आदमी अपने आप क्यों ना इंटरप्रिटेशन कर ले, सामान्य आदमी खुद बैरट खरीद कर क्यों ना पढ़ ले, ताकि वो कानून का पालन करने के लिए तैयार तो है ही, कानून समझ भी ले और कानून का पालन भी कर ले। इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जो मुख्य योजना है कि हम तो कानूनों का सरलीकरण करना ही चाहते हैं, हम तो कानूनों को सही से रीराइट करना ही चाहते हैं, उसमें अब 124 से सामने आ गया, तो 124A को फिलहाल सस्पेंड कर देना चाहिए, और सस्पेंड करने के साथ साथ इसको यहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन हम कर देंगे, या इसको हम रिव्यू कर लेंगे। केंद्र सरकार ने नहीं कहा कि हम खत्म कर देंगे, केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करके इस पर पुनः क्या कर सकते हैं वो हम करेंगे। मुझे लगता है कि इन बातों से, इन कानूनों से हिंदू समाज को, देश की शक्तियां हैं, उनको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा देश का इस समय का जो नेतृत्व है, वो कानूनों से लड़ना नहीं चाहता, हिंदू समाज को या समाज को कानूनी झमेले में नहीं फंसते देखना चाहता। वो चाहता है कि देश का नौजवान, देश का किसान, देश की जो शक्तियां हैं वो काम करें, देश को प्रोग्रेसिव बनाएं, 2 कदम आगे बढ़ें, ना कि वो कानूनों के झमेले में, कोर्ट के झमेले में अपना समय खराब कर दें। कोई तो परिवार पूरी ज़िंदगी कोर्टों में खराब कर देती है। इसलिए 124A का मामला केवल नहीं है, ये बहुत सारे कानूनों का है। रीराइट होना चाहिए, री इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए, लेकिन देशद्रोहियों को माफ़ नहीं करना है, ऐसा विचार मन में रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब देश की सरकारें हनुमान चालीसा पढ़ने को राजद्रोह घोषित करें और इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, उनको बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां सामने आएँ, तो फिर समझ में आता है कि 124A का इंटरप्रिटेशन, 124A का रीराइटेशन होना ही चाहिए। जबकि हनुमान जी तो शाश्वत शक्ति हैं, और हनुमान जी शाश्वत शक्ति, इतने समय से इस पिटीशन को लाया जा रहा था, इतने समय से ये खेल चल रहा था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी बीच में आए, वैसे ही सब अपने आप सुलभ होने लगा। आपने देखा होगा, जरा ध्यान से देखिए कि जैसे ही हनुमान चालीसा कहने की बात आई, वैसे ही देश भर से लाउड स्पीकरों की आवाज़ अपने आप कम हो गई, वैसे ही देश भर में लाउड स्पीकर उतरने शुरू हो गए, राज्य सरकारों ने एक्शन लेने शुरू कर दिए। तो आप सोचिए हनुमान चालीसा के अंदर कितनी ताकत होगी। केवल हनुमान जी का नाम लेने मात्र से इतना प्रभाव पड़ रहा है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को अगर आपने द्रोही ठहरा दिया, तो ये कानून नहीं रहेगा, ऐसा निश्चित है। इसकी जगह पर सही इंटरप्रिटेशन आना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।